रहे तो मैंने मार दिया अपने इस धनुष को। शुरू में तो घर वालों को नहीं बताता था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, पीसीएस का लड़का। अब वो क्या कर रहा है, सड़कों पे नुक्कड़ कर रहा है। तो फिर मैं कहा ये बढ़िया चीज है, हाँ वहाँ एक किक मिली। तो मैं कहा नहीं लेकिन करना है, नवाज साहब ने बोला है तो करना है भाई, करना है। अब मेरे लिए एक नई बला आ गई। रिसेंट आपको एक अवार्ड मिला है, डायरेक्टर बोला यहाँ से चल के चले आओ, चल के चले आए। हाय मेरा नाम है हिमांशु। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट के साथ बैठा हूँ वो ये है कि बचपने में जब भी हम टीवी देखते थे तो किसी को देखकर लगता था कि क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और पहुँचे तो कैसे, अगर हम इस जगह पर होते तो किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करते। क्योंकि ज़िंदगी एक अभिनय है और अभिनय आपको किस तरीके से करना है और अभिनय को कैसे किया जाता है, इसकी जर्नी कैसे शुरू होती है, ये सारी बातचीत आज के इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में आपको मिलेंगी। प्रत्यूष वर्सने, रीशु भाई के तौर पर इनको सब लोग जानते हैं। थिएटर के एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आने वाले तमाम सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है रीशु भाई आपका आज इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं, आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, नुक्कड़ से जर्नी आपने शुरू करी थी, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स करें, आजकल आप लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल जो हो रहे हैं आप उन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसे शुरू हुई ये जर्नी और किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, इस पे बात करते हैं। जी, तो मेरी जर्नी शुरू हुई 2016 में। 16 से मैं इस लाइन में जुड़ गया एक्टिंग की फील्ड में। और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है लोगों के लिए सुनने के लिए कि मेरे पिताजी एक पीसीएस ऑफिसर थे, अभी रिटायर हो गया। तो वो चाहते थे कि हमारे लड़के, मैं हूँ और एक मेरा बड़ा भाई है जो 2 साल मुझसे बड़ा है, तो वो चाहते थे कि हम लोग भी आईएएस बने, सिविल सर्विसेज में जाए। तो हमारे घर का माहौल जो था वो पूरा वैसा ही था, एकदम आईएएस वाला, एकदम पढ़ाई वाला। तो पिताजी जब भी रात में आते थे ऑफिस से अपना थके मांदे, तो वो न्यूज़ देखते थे, और अगर केबीसी का सीज़न है तो केबीसी देख रहे होते थे। तो वो हम लोग अगर उधर से गुजर रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं और चल रहा है केबीसी, तो बुला लेते थे कि इधर आओ, इधर आओ, ये इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। और फिर उसका जो टाइमर चलता रहता है केबीसी में, तो अगर उतने जल्दी नहीं दे पाते थे तो कहते क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो मेरा बड़ा भाई आईएएस बनना चाहता था और मैं आईपीएस। मेरी तो घर पे ही पोस्ट डिसाइड कर ली थी? हाँ, घर पे ही बचपन में ही पोस्ट डिसाइड हो गई थी कि किसको क्या बनना है। तो हम लोग के खिलौने जो बच्चों की नहीं कार आती है, तो हमारे खिलौने भी वैसे ही थे। मेरे बड़े भाई का एम्बेसडर था जिसपे लाल बत्ती लगी हुई थी, और मेरा जिप्सी जिसपे नीली बत्ती लगी हुई थी। तो पूरी ट्रेनिंग ही बचपन से ही वैसी चल रही थी, वैसे ही संस्कार दिए जा रहे थे। अपब्रिंगिंग उसी तरीके से। हाँ, कि और हम लोग को उस एज में, मतलब हम लोग रहे होंगे 10-12 साल के, तब से हमको पता है कि सिविल सर्विसेज में होता क्या है। मतलब पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उस टाइम बीच में शायद सीसैट इंट्रोड्यूस हो गया था प्री में, तो वो भी पता चल गया। इतने छोटे बच्चों को क्या पता कि क्या तैयारी होती है, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं। और हमेशा पिताजी कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा, इसका जवाब दे दिया, यही तो आता है आईएएस में, यही तो पूछा जाता है, यही तो हाँ। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर ये 2016 में जब मैं क्लास 10th में था, क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद बोर्ड का रिजल्ट आने में 2-3 महीने का वक्त होता है। तो 2-3 महीने हम लोग दोस्तों के साथ घूम रहे थे, इलाहाबाद फांद मार रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर। और कभी संगम पहुंच गए, कभी अरैल पहुंच गए, कभी किसी दोस्त के साथ हिगिंग्स में बैठे हैं, कभी कॉफ़ी चल रही है, कभी चाय। तो बस यही सब चल रहा था। फिर मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं जो उनके बैचमेट और रूममेट थे। पिताजी राजापुर में रहा करते थे किराए के कमरे पे, तो वो दोनों साथ में रहते थे। वो भी मेरे पिताजी के ही पोस्ट पे बाद में गए, पिताजी के बाद। तो वो गोरखपुर महाराजगंज के रहने वाले हैं। तो उस पूरी बेल्ट में जो है भोजपुरी सिनेमा का बहुत अच्छा, शूटिंग है, पूरा माहौल है उधर। तो वो मेरे पिताजी के जो दोस्त हैं वो हट्टे कट्टे, लंबे, गोरे चिट्टे हैं। तो उनको कभी ना कभी किसी ने कास्ट कर लिया एक दफ़े पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में, और फिर एक कास्टिंग हुई तो फिर वो जॉब भी करते थे और भोजपुरी में काम भी करने लगे। तो पिताजी को भी होता था कि मेरा दोस्त भोजपुरी में काम करता है, एक्टर है, फ्लेक्स हो रहा था। तो फिर जब मैं क्लास 10th में था तो एक दफ़े उनका फ़ोन आया। पिताजी दोनों दोस्त हैं तो फ़ोन कभी ना कभी भूले बिसरे करते रहते थे। एक दफ़े फ़ोन आया कि और भाई राकेश कैसे हो, क्या चल रहा है। पिताजी का नाम राकेश है।
तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बोले कि मेरा लड़का जो है, मेरे पापा के दोस्त का लड़का, बड़ा लड़का हर्ष नाम है, बोले कि वो आपके लड़के से बात करना चाहता है। तो उनको भी लगा क्यों बात करना चाहता है, यार ठीक है कराते हैं बात। फिर मेरी हर्ष से बात हुई। हर्ष मुझसे 1 साल बड़ा है, उस टाइम वो 11th में था। तो हर्ष ने बात की और मैंने हर्ष को कभी देखा नहीं। पहली बार पहली दफ़े मेरी हर्ष से बात हो रही थी। तो बात हो रही है, और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है। मैंने बताया 10th का एग्ज़ाम दिया है और अभी 2 महीने की छुट्टी है, 2-3 महीने की, बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब जाके 11th में जाएंगे, फिर पढ़ाई वापस से शुरू हो जाएगी। फिर आईपीएस बनने की तैयारी फिर आईपीएस बनने की तैयारी फिर से चालू हो जाएगी। तो फिर करते 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 फिर बीच में वो बोला कि भाई क्यों नहीं तुम आ जाते हो यहाँ पे गोरखपुर। तो मैंने कहा किस लिए। तो कहे कि यार हम लोग का एक वो सिंगर बनना चाहता था और वो अच्छा लिखता था और गिटार बहुत अच्छा बजाता था। तो वो बोला कि यार मैं एक गाना लिखा हूँ, दिन मेरा रात मेरी, ऐसा ही कुछ उसका था। और उस टाइम में जो भी लिखा बचपने टाइप में, और उसने बोला कि इसको हम शूट करने वाले हैं, म्यूजिक एल्बम गाऊंगा भी मैं, लिखूंगा भी मैं, और शूट करते हैं इसको। तो शूट वो होने लगा गोरखपुर में। तो मुझे बोला कि ठीक है आ जाओ गोरखपुर। तो मैं गया। तो मैंने लेकिन बोला कि भाई पापा तो मुझे आने ही नहीं देंगे ऐसे, और थोड़ा सा मेरी फैमिली ऐसी थी कि अकेले कहीं बाहर किसी को जाने नहीं देते। छोटा बच्चा, पैम्पर्ड चाइल्ड। पैम्पर्ड चाइल्ड, छोटा बच्चा। तो फिर बोले कि ठीक है भाई मैं एक बार बात करता हूँ पापा से, शायद मान जाए। तो मैं गया पापा से बात करने की, ऐसा ऐसा है, एक एल्बम शूट होना है, मुझे बुला रहा है हर्ष। तो पापा तुरंत नो मीन्स नो वाला हो गया कि तुरंत मतलब नो इफ नो बट, खत्म कि नहीं जाना है। नहीं जाना। और फिर इतना बहस हम कर भी नहीं सकते थे पापा से कि हाँ क्यों नहीं जाना है, ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, हमारे भी फ्रीडम है, हमारी भी राइट है कहीं भी जाना। ये सब कुछ नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। फिर मैंने हर्ष को फ़ोन मिलाया और मेरे मन में ये लालच था कि हम कभी घर से निकले नहीं थे। तो ये हुआ कि बाहर जाने के मिलेगा। गोरखपुर वॉज लाइक गोवा। गोवा था हमारे लिए गोरखपुर वाज लाइक गोवा। तो हम सोचे कि जाते हैं, घूमने को मिलेगा कुछ दिन, 1 महीने के आसपास का समय था। तो फिर हर्ष ने मुझसे बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं अंकल को मनाता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी ट्राई कर लो, ये भी जुगत लगा लो। साम दाम दंड भेद सब लगाया गया। फिर वो आया गोरखपुर से, मेरे घर पे 2-3 दिन रहा, पिताजी को मनाया, पिताजी मान गए फाइनली। 3-4 दिन लगा, ऐसा नहीं कि तुरंत मान गए, 3-4 दिन रहा, नहीं हाँ हाँ होते होते कि ठीक है चलो जाओ। फिर हम गए। फिर 1 महीने वहाँ पे मैं एकदम राजा था, मतलब मोदी जी से भी ज़्यादा सुविधा मुझे वहाँ पे थी, मिल रही थी। हाँ मतलब मुझे अगर चौराहे तक भी कुछ जाना है तो कार से जाता था। अरे बढ़िया। हाँ कि हर्ष इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं उनके दोस्त का लड़का था और पहली बार आया था उनके घर, क्योंकि बहुत बार बोलते थे कि आ जाओ घूम जाओ, तो एक बार आया। तो पूरा एकदम 8 बजे मेरी आँख खुली नहीं कि नाश्ता ऐसे सामने। हाँ पूड़ी सब्जी और ये, फिर सब कुछ था वहाँ पे। और जैसे उस टाइम चल रहा था आम का सीजन, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ तो पूरे घर के लिए 4-5 किलो आम आता है, क्योंकि वो 6-7 लोग थे। अब मेरे लिए 2 किलो अलग कि हाँ ये सिर्फ ये खाएगा, इसके हिस्से से तुम लोग मत खाना। तो इतना मतलब वहाँ पे भी मुझे पैम्पर्ड किया जा रहा था खूब। तो फिर वहाँ पे शूटिंग हुई, और आप ये सोचिए कि मेरे घर वाले इतने कंसर्न थे मुझे लेके कि 1 महीने में वो एक बार बाय रोड आए मुझे देखने के लिए कि मेरा बच्चा ठीक तो है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर शूटिंग हुई, और शूटिंग में पहले दिन अच्छा, खासकर यूपी बेल्ट और यूपी बिहार में अगर आप कहीं पे रोड पे लगाया कैमरा आपने, तो फिर भीड़ इकट्ठा होना तय। और बैक देन तो पहले बहुत लगती थी। हाँ। तो वैसा वही हुआ गोरखपुर में, जब लगा कैमरा तो भीड़ इकट्ठा हो गई। और क्योंकि कैमरे के सामने मैं था और एक लड़की थी, तो अब सब लोग देख रहे ये कौन है, मतलब शूटिंग देखने वाले। तो मुझे लगा यार ये गजब की चीज़ है, बढ़िया चीज़, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है यार, सिर्फ तुम्हें ही देख रहे हैं सब और कोई है नहीं, सारी आंखें तुम पे। और मतलब और उस नज़र से देख रहे हैं कि आंखों में चमक, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। तो फिर मैं कहा ये बढ़िया चीज़ है। हाँ वहाँ एक किक मिली, वहाँ से चालू हुआ मेरा एक्टिंग का सफ़र। वो कहीं ना कहीं
था मन में कि हाँ ये कभी ना कभी तो निकलेगा, कभी ना कभी कभी ना कभी तो ये एक्टिंग का कीड़ा जो है वो काट गया वहाँ पे। और ये है कि इसकी कोई इलाज नहीं है, कोई गंडा ताबीज भी नहीं कुछ है, भी नहीं है कि इसको रोका जा सके। कुछ नहीं है, इलाज बीमारी है। घर वालों ने कोशिश करी रोकने की? नहीं, घर वालों ने शुरू में तो बहुत कोशिश की। हाँ। हाँ, मतलब कि ये सब क्या करते हो, हाँ कि ये नाच नौटंकी भांड, हाँ कि तुम सड़क पे नुक्कड़ कर रहे हो, आईएएस पीसीएस का लड़का, बीइंग टू बी आईएएस आईपीएस आईपीएस। तो अब वो क्या कर रहा है, सड़कों पे नुक्कड़ कर रहा है। हाँ, और पिताजी को इस बात का भी वो था कि शर्म थी कि आईपीएस बनने वाला है, उनके लिए तो बन ही गया, सब जगह बता रखे हो वो तो। हाँ कि आईपीएस बनेगा ना, सैल्यूट कर आईपीएस। और कहीं पिताजी कहीं पे हम लोग कहीं जाते थे शहर में घूमने टहलने, बगल से काफिला निकला एसपी साहब का, तो ये देखो ऐसा तुम्हारा भी निकलेगा, तुम्हारा भी निकलेगा, लोग साइड हो जाएंगे। तो वो था ना कि एक फेम वाली बात, मतलब आईपीएस में भी फेम तो है ना कि आप कहीं जाते हो तो आप एक अलग कर दिए जाते हो, आप एक हाईलाइटेड होते हो, तो वो तो था। तो पिताजी दिखाते थे हमेशा, ये देखो ये सब देख रहे हो, जैसे ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है चौराहे पे, ये सब बेटा तुम्हें सैल्यूट मारेगा, तुम्हें सैल्यूट मारेगा। तो शुरुआत से ऐसा रोका तो बहुत गया था कि हाँ ठीक है, फिर करते 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 फिर इस फेज पे। अभी तक की जो बेस्ट थिएटर जो आपने करा हो अभी तक, जहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो, तो किसको मानते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी? मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक की। ये थोड़ा जवाब फिल्मी होगा, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस इज येट टू बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक मतलब जितनी लगभग आप 50+ थिएटर मतलब कर चुके हैं, नाटकों में 50+ पार्टिसिपेशन है, छोटा बड़ा रोल छोटा, वो 50 वाली जो जर्नी है उसके पहले कितने ऐसे थिएटर करे आपने, मतलब कितने ऐसे नाटक करे जिसपे रोल ही नहीं मिला? बहुत था, शुरुआत में तो रोल मिलता ही नहीं था। शुरू में तो जब जाते थे कि हम वो जो जर्नी गोरखपुर से शुरू हो गई थी, वहाँ कैमरा सामने लग गया था, उसके बाद जब शुरू हुई तभी लगा कि हम जाएंगे, हमें तो लीड कैरेक्टर मिलेगा। सबके मन में यही होता है कि बस मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा और हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि ताली पड़ती थी ना कि वाह क्या किया, बहुत हाँ, कुछ जानते भी नहीं थे, एक्टिंग का ये भी नहीं पता था, बस कर रहे थे। डायरेक्टर बोले यहाँ से चल के चले आओ, चल के चले आए। डायरेक्टर बोले आंखें फाड़ दो, आंखें फाड़ दी। तो जो बोलता था वैसे करते रहते थे। तो वहां से मतलब ड्रास्टिक चेंज है, मतलब एकदम कहते नहीं कि अर्श से फर्श पे आ गया मैं वहाँ पे, कि कैमरे से डायरेक्ट यहाँ पे आके झाड़ू लगा रहा हूँ, चाय दे रहा हूँ बैक स्टेज में, क्योंकि ऑन स्टेज जाते ही नहीं मिलता। आप कभी भी थिएटर करोगे तो जाते ही ऑन स्टेज नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि मिलना भी नहीं चाहिए। अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है तो आपको कभी नहीं मिलना चाहिए। आपको मिले भी, अगर जिसको कभी मिल भी रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मत एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक गुमा में आ जाते हो, एक बबल में आ जाते हो कि यार फिर आप छोटी नुएंसेस को नहीं पकड़ पाते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है थिएटर में झाड़ू लगाना भी। कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होती है एक कलाकार बनने के लिए, एक आर्टिस्ट बनने के लिए? आप लोग कितनी करते हैं? इसका तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि इसको ऐसा माप दिया जाए इतना घंटा है, वो जितना भी करे तो कम ही है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्टिंग के टूल है, एक्टिंग के 3 टूल क्या गए हैं, बॉडी, माइंड और वॉइस। तो एक एक्टर को ये तीनों चीज़ की ट्रेनिंग 24 घंटे में से समय निकाल के करनी ही करनी चाहिए अगर एक अच्छा अभिनेता कलाकार बनना है। तो आपकी वॉइस जो है, तो इससे एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब कहीं जाता था तो आवाज़ जो थी कि वो वैसा नहीं था कि हाँ थोड़ा सा आवाज़ में वज़न हो और हर एक शब्द एक साउंड आपको फोनेटिक्स उसकी अच्छी हो। तो ये हुआ कि फिर मैं बड़े बड़े एक्टर्स का, नवाजुद्दीन साहब का, इरफान साहब का, सबका इंटरव्यू देखता था। तो एक जगह नवाज साहब ने कहा इंटरव्यू में कि मैं हारमोनियम पे रियाज करता था। अब मेरे लिए एक नई बला आ गई कि साला हाँ अभी एक्टिंग हो नहीं, अभी एक हारमोनियम भी आ गया। तो मैं कहा नहीं, लेकिन करना है, नवाज साहब ने बोला है तो करना है भाई, करना है। तो एकदम एकलव्य की तरह वो लोग इंटरव्यू पे बोलते थे, हम यहाँ कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे होते थे। तो फिर हारमोनियम खरीदा, म्यूजिक क्लास ज्वाइन की। शुरू में एकदम कुछ नहीं समझ में आता था, तो लगा कि हारमोनियम होना ही होना चाहिए घर पे, कि प्रैक्टिस करे, रियाज करे। तो फिर रियाज चालू किया, घर पे रियाज करता था 1 घंटे, आधा घंटा,
मतलब जितना भी समय मिल पाए 20 मिनट। तो अच्छा, घर पे हारमोनियम होने की वजह से ये होता है ना कि आप घर पे पड़ा है, आप घर पे घूम रहे हो, दिख गया, तो ये मन में गिल्ट आता है, खरीद के तो लाए थे यार, इसका कुछ इस्तेमाल तो कर ले। और नहीं है तो फिर ये होता है कि किससे जाके मांगे, फिर नहीं है तो नहीं करता है आदमी। तो इसलिए मैंने किसी तरीके के पैसे इकट्ठा करे और जुहाए और फिर खरीदा हारमोनियम, फिर रियाज किया। फिर बॉडी के लिए मैंने मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन की थी और योगा शुरू किया था कि आपकी बॉडी में एक्टर की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और माइंड की ट्रेनिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना होगा। हाँ। सही। तो ट्यूशन भी पढ़ाते थे? बिल्कुल। शुरू में क्या था कि जब मैं थिएटर कर रहा था तो शुरुआत तो साइकिल से हुई थी। थिएटर रिहर्सल्स पे जाता था साइकिल से, दूर यहाँ से दारागंज गए या कहीं भी गए, टैगोर टाउन गए, तो जहाँ भी रिहर्सल होती थी साइकिल से। तो रिहर्सल में ट्यूशन पढ़ाना इसलिए पढ़ा क्योंकि पैसे नहीं थे। घर वाले क्या था कि पॉकेट मनी के नाम पे कुछ ज़्यादा देते नहीं थे, कभी दिए या कभी, मतलब ऐसा रेगुलर पॉकेट मनी कुछ नहीं था। कभी 50 मिला, कभी 500 मिला और कभी कुछ नहीं मिला, 2-2 3-3 महीने। तो ये था कि अपना खर्चे निकालने के लिए, कहीं पे कुछ खाना हो, कहीं कुछ लेना हो, कोई किताब ही खरीदनी हो, क्योंकि घर वालों से कहेंगे कि नाटक की किताब चाहिए, ये बनना आईपीएस था, नाटक की किताब का पैसा नहीं है। हाँ, तो फिर इस वजह से ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। और मैं YMCA से पढ़ा हुआ हूँ, YMCA सेंटेनरी स्कूल एंड कॉलेज, AG ऑफिस पे है। तो मैं वहाँ से 12th बायो में था, PCB लिया था। और PCB इसलिए लिया था, मैथ्स आती नहीं थी और 3 ही स्ट्रीम थी, बायोलॉजी और मैथ्स और कॉमर्स। और कॉमर्स ले नहीं सकते थे, कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसा मान्यता है घर में, नहीं जा सकता, हाँ ये तो ऐसा हाँ कि इसका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं। और फिर एक घर के आसपास का भी माहौल ऐसा होता है ना कि कॉमर्स ले लिया, बड़ी हीन भावना, कॉमर्स वाले हैं, छोटा मान लिया। हाँ, तो इस वजह से बायो लिया कि हीन भावना से भी ना देखा जाए और मैथ्स आती थी, तो बीच का रास्ता चुना, बायोलॉजी ले लिया। तो फिर मैं 10th तक के बच्चों को बायो तक पढ़ाता था, 8-9 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था और 10th के तो उससे कुछ 2000-4000 महीने आ जाते थे। और घर में भी ये बहाना करके निकलता था, जैसे 3 ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं बताता था 5 पढ़ाता हूँ, ताकि जो 2 घंटे का 1-1 घंटे का ट्यूशन हुआ तो 2 घंटे का जो मुझे झूठ बोल के घर से निकला उसमें रिहर्सल्स करता था। कि शुरू में तो घर वालों को नहीं बताता था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो अभी घर वाले फेवर में है? अभी घर वाले फेवर में ये है कि शुरू हुआ था आईपीएस से, फिर पिताजी ने बोला कि आईपीएस नहीं तो बेटा मेरे बराबर बन जाओ, पीसीएस ऑफिसर बन जाओ। फिर देखे 1-2 साल और थिएटर कर लिया मैं, तो बोले कि अब बेटा कुछ तो बन जाओ, लोअर पीसीएस बन जाओ, मुझसे नीचे की बन जाओ। फिर 2 साल और थिएटर में घुसे तो क्या बेटा तुम कुछ भी बन जाओ, एक सरकारी नौकरी ले लो छोटी सी। तो खैर उनका ये सपना तो अधूरा ही रह जाएगा लग रहा है। बड़े वाले भाई पूरा कर रहे हैं ना वो तो। बड़े वाले, हाँ, एक इंसान की तो बलि चढ़नी थी, वो घर पे वो बड़ा वाला भाई सिविल की तैयारी कर रहा है। एक छोटा बेटा कलाकार निकल गया। नहीं, इंस्पिरेशन कौन है थिएटर में, एक्टिंग में, इस फील्ड में, किसको आप ऐसा वो देखते हैं? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे लिए और बहुत से लोगों के लिए इरफान साहब है, इरफान खान। तो इरफान साहब मतलब ऐसा लगता नहीं ना कि गुजर गए, उनकी आज भी आप देखिए फिल्में, तो वो कोई भी हो, हाँ, कोई भी फिल्म में उठा दीजिए, कहीं का भी काम उठा लीजिए, तो इंस्पिरेशन तो इरफान साहब ही रहे हमेशा से। वो थिएटर में भी रहे हैं और फिल्म में भी रहे हैं, कि मतलब वो पैमाना है, वो बेंचमार्क है कि हमको वहाँ तक तो पहुँचना है, वो तो छूना है। कौन ऐसे 3 कलाकार अभी देखते हैं थिएटर, मतलब इस फील्ड, नाटक वाली फील्ड में है, जो जिनको लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो थिएटर करना चाहते हैं? थिएटर करना चाहते हैं मतलब ऑल ओवर इंडिया ना? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। अभी मैं माइम की ट्रेनिंग लेके आया कोलकाता से, तो उस टाइम हमें संडे को छुट्टी मिलती थी, तो हम शोज देखने जाते थे कोलकाता में थिएटर। वहाँ पे एक रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छे एक्टर का काम देखा, तथागत चौधरी उनका नाम है, वो कोलकाता के हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग, और उनकी जो वॉइस पे कमांड है, वॉइस एंड स्पीच, तो लाजवाब है। मतलब वो एक आदमी कितने किरदार कर सकता है, वो आप मतलब
बिना उनका काम देखे आप वो जो मैं फील करके बोल पा रहा हूँ नहीं देख सकते। वो लाजवाब आदमी है और उनकी एज ज़्यादा नहीं है, शायद 40-42 ऐसी होगी। तो एक तथागत चौधरी हो गए और महेंद्र मेवाती हुआ करते थे, वो थिएटर आर्टिस्ट थे, एनएसडी से पास आउट थे, दिल्ली में थिएटर करते थे। और आलोक सर हैं, आलोक चटर्जी, वो लगभग 62 के हैं शायद और अभी तक कर रहे हैं थिएटर, सोलो परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब 62 के एज में 1.5-2 घंटे एक्टर ऑडियंस को बांध के रख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी और अकेले हैं आप मंच पे, सारी निगाहें 200-300 जितने भी लोग देख रहे हैं सब आपको टकटकी लगाए देख रहे हैं, आप कुछ गलत इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इस एज में 62 साल 63 साल की उम्र में वो सोलो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो ये 2-3 नाम है जो अभी रिसेंट आप ट्रेनिंग करने गए थे कलकत्ता जी। मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बंगाल का जो कल्चर है, जो थिएटर कल्चर है, जो नाटक कल्चर, आर्ट की बात करें अगर बंगाल के स्पेसिफिक, वो पूरे इंडिया से 5 साल 10 साल आगे रहता है, ऐसा कुछ आपने फील करा हो? बिल्कुल बिल्कुल आगे रहता है। उसका कई रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे ये लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। वहाँ पे बहुत थिएटर हॉल्स है। आपको जो NCZCC शायद अब उसका 25 या 30 ऐसे हो गया है उसका किराया, वहाँ पे आपको NCZCC जैसा हॉल 6,000-7,000 में मिल जाता है। तो वहाँ पे थिएटर करना बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ईजिली आप थिएटर कर सकते हैं। हाँ, बहुत आसान है। और वहाँ पे कल्चर है थिएटर का, और कहते हैं नहीं कल्चरल कैपिटल है वो इंडिया की। हाँ, कल्चरल कैपिटल। तो वहाँ पे घर घर में आदमी कोई हारमोनियम सीख रहा है, तो वो बच्चे को सिखाना ही है। पेंटिंग सीख रहा है, कथक सीख रहा है, भरतनाट्यम सीख रहा है, थिएटर कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। पढ़ाई तो कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ करना वो मैंडेटरी है। मतलब वो अपनी बीइंग अ बंगाली वो अपनी तौहीनी समझते कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो इतने एक बार जाना चाहिए सबको कि बंगाल घूमने तो जाना ही। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। बंगाल, कोलकाता जाना चाहिए, रहना चाहिए, वहाँ का थिएटर देखना चाहिए। अभी मैंने हाल में एक प्ले देखा, उसका बंगाली में कुछ नाम था, मुझे मालूम नहीं क्योंकि बंगाली समझ में नहीं आती थी। तो वो 2-2.5 घंटे का प्ले था और बीच में 10 मिनट का ब्रेक था। उस प्ले में आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्ले फिल्म थी। स्लो मोशन चल रहा है, फाइट सीक्वेंस हो रहा है, लाइव प्ले है, लाइव प्ले। और जब पंच पड़ रहा है तो उसमें वो पंच की साउंड इफेक्ट आ रहा है। तो कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा होगा, क्या टाइमिंग होगी जब कोई लगातार 5-6 जगह से गोलियां चल रही है और वो जब ऐसे कर रहा है ट्रिगर पे तभी गोली चल रही है। तो कितना रिहर्स्ड हुआ होगा, और आप पलक झपकते ही सारा स्टेज बनता था, हट जाता था। 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करी होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वैसे प्ले इलाहाबाद में देखने को नहीं मिलते हैं। नानागर के आपने 500 प्लस नुक्कड़ करे होंगे, तो नुक्कड़ कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ बिल्कुल कर लिए होंगे इतना तो। नुक्कड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब लोग नुक्कड़ को नाटक से भी बहुत गैर गुजरा समझते हैं कि अरे नुक्कड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन नुक्कड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है एज एन एक्टर, क्योंकि जो हेजिटेशन होता है, जो स्टेज फियर होता है, जो ऑडियंस फियर होता है एक्टर का शुरुआती दौर में, तो वो आपको जब नुक्कड़ करते हैं किसी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ नाम ही है ना उसका, नुक्कड़ नाटक, किसी नुक्कड़ पे कर रहे होते हैं, तो वो आपकी ऑडियंस एकदम मुंह पे खड़ी होती है, एकदम सामने। हाँ, और वो आपको जवाब भी दे देती है। हाँ। और वो तुरंत एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहे हैं कि इसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको तुरंत वहीं पे इम्प्रोवाइज करना है। हाँ। तो वो जो खेलना है, प्ले इसीलिए नाम भी पड़ा ना, प्ले कि खेल, तो वो खेल ही है। आपको खेलना आना चाहिए, डायलॉग्स के साथ, शब्दों के साथ। कहाँ पे क्या हटा दिया, लग रहा है ऑडियंस बोर हो रही, तो कुछ चेंज करो, तुरंत चेंज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैसेज है नाटक में, नुक्कड़ में, लेकिन वाया एंटरटेनमेंट है। वाया एंटरटेनमेंट। लोग बहुत ही गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान डाल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज डाल देते हैं। तो कोई ज्ञान सुनने नहीं है, ज्ञान बहुत है लोग। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत है। इलाहाबाद के पास फ्री में। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी कि जब जैसे नुक्कड़ कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, तो शुरुआत में घर वालों को पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट था, बाद में धीरे धीरे आया। तो अभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार है क्या, बेटा तुम एक्टिंग करते हो, चलो कुछ करके दिखाओ? हाँ, एक बार हुआ था। मेरे पापा के अंडर में एक गांव था, तो वहाँ के प्रधान जी आए थे। तो वो अपना कुछ गांव के कागजात पे साइन वाइन कराने आए थे घर।
और उसी टाइम में एयरफोर्स स्टेशन बमरौली के अंदर शो था हमारा, कुछ नुक्कड़ टाइप का ही कुछ तो था, लेकिन स्टेज पे था, 20 मिनट के आसपास स्किट टाइप का। तो हम करके आए थे, तो मैं आया अपने घर पे, तो बैठे हुए थे वो अंकल, तो पापा कहे ये देखिए आ गया ये अभी जस्ट कुछ करके आया है, कलाकार हाँ। है। तो वो कह दिए कि बेटा कुछ क्या किए हो, जो किए वही दिखाओ। हाँ, अब वो मैं नया अब मुझे तो शर्म आ रही करने में। अब पापा मम्मी के ये होता है कि आप कहेंगे ना कि किसके बल पे कहेंगे कि हाँ मुझे आता है, मैं इस फील्ड में अच्छा करूंगा। तो ये हुआ कि अब तो भाई पापा मम्मी भी अब सब लोग ऐसे करके परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया। हाँ, सब ऐसे करके हाँ देखो करो बेटा करो, हाँ कुछ तो करो, जो कर क्या वही तो करो। अब मैं पहले थोड़ा बहाना किया कि नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, फिर मैं कहा कि ठीक है करते हैं, मतलब अंदर आपने करते, तो मैं कुछ किया जो भी टूटा फूटा था उस टाइम था तो किया। ऐसे यार दोस्त टपली मारते हैं भाई, वो एक्टर साहब आए चलिए कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए, वैसे अरे बैठ की बहुत जो खिंचाई स्कूल करते हैं। बहुत ज्यादा, जो स्कूल के दोस्त हैं और जो कुछ रिलेशन में है दोस्त, मतलब कजिन्स जिनसे वो अच्छी टाइप के। बॉन्डिंग होती है। हाँ, एक दो मेरी मौसी हैं जो मतलब जिनसे अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, मतलब हर चीज शेयर कर सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं अरे वो वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, हाँ ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो पहले क्या होता था कि काफी हेजिटेशन होती थी, अब क्या है कि अब वो मजा आता है, अब तो करके रहते हैं। अब लगभग हम हर टाइम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। जिंदगी जीना भी एक तरीके से एक्टिंग, बिल्कुल उसको किस तरीके से आप निभा रहे हैं अपने किरदार। कोई मोनोलॉग सुनाइए, कुछ हमें भी कुछ दिखाइए, सुनाइए मोनोलॉग। अभी तो मुझे एक ही मोनोलॉग याद है, वो है अश्वत्थामा का, जो कि अंधा युग नाटक का, धर्मवीर भारती, जो कि जी वो यहीं इलाहाबाद के थे। तो थोड़ी सी आवाज वो जुकाम। हाँ नहीं, आप तबीयत सही है नहीं, ठीक है चलेगा। तो ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपनी पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भाई कैरेक्टर शिफ्ट ना, मतलब अगर अभी हम कैमरे पे हैं, अगर ऑडियंस होते तो बहुत तालियां होती। मतलब मैं 1 मिनट के लिए पूरे जोन में गया था, वो कि विजुअलाइज कर पा रहा था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कैरेक्टर पकड़ने में, कैरेक्टर पकड़ना कैसे होता है ये बताइए थोड़ा। कैरेक्टर पकड़ना, तो कैरेक्टर पकड़ना बेसिकली एक्टिंग इज अ टेक्निक। तो उस टेक्निक को जानना बहुत जरूरी है। और फिर जब आप करते रहते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं। फिर आप कभी भी इमोशन जैसे बोलते हैं ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो आप कभी भी कर सकते हो। बेसिकली प्रैक्टिस। पर्सनल सवाल है जी, मतलब कभी आर्ट का फायदा उठाया, मतलब ऐसे उठाते हैं कभी, जैसे कोई पर्सनल है तब इमोशन शिफ्ट करना तो सीख गए, तो इसका फायदा घर पे कभी जैसे कुछ पापा से कुछ लेना हो, भाई से कुछ लेना हो, मम्मी से कुछ चीज चाहिए, फेवर चाहिए किसी से, दोस्त से। हाँ मतलब जैसे कि हम करते क्या थे, कभी कभी नहीं एक्टर्स के साथ ये होता है कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। तो अपनी एक्टिंग को टेस्ट करने के लिए कि कितना सही हो रहा है, कितना सही जा रहा है, तो हम क्या करते थे कि जैसे कि कभी एक
एक इमोशन, 9 रस है नाट्य शास्त्र में, तो कोई एक रस पकड़ लिया, कोई एक आप इमोशन पकड़ लिए और उस इमोशन को अब डेली होल्ड किया कि जैसे एक दिन मैं पूरा सैड रहूंगा, हाँ फिर चेक करते थे कि किसी को लग रहा है सैड है, नहीं एक्टिंग कर रहा है, चेक कर रहे हैं कि इसको समझ में आ रहा है कि मैं सैड हूँ। तो एक दिन मैं घर पे पूरा सैड था, तो मम्मी कह रही क्या हुआ, कोई दिक्कत तो तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर अंदर से हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है। आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? मतलब अगर इन 9 इमोशन की बात करें, 9 रस की बात करें, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? वो सब कुछ है, मतलब एक एक्टर को सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए और एक सभी चीज चैलेंजिंग होता है। तो एक जैसा काम करते करते फिर बोरिंग हो जाता है कि एक ही रोल है, बार बार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ नया हो, कुछ नया चैलेंजिंग हो, कोई नई लाइन मिले, हाँ कुछ एक्सप्लोर करने को मिले, एक्टिंग को एक्सप्लोर करने को मिले। शहर के ऐसे फेवरेट स्पॉट, फेवरेट खाना या कुछ ऐसा फेवरेट क्या क्या है जिससे जब कहीं बाहर जाते हैं तो कनेक्शन लॉस सा समझ में आता है कि यार जल्दी जाना है शहर, ये करना है? हाँ, जैसे एक बहुत मेजर मिसिंग थी मेरे लिए कि चाय की टपरी। इलाहाबाद के बाहर नहीं मिलती, इलाहाबाद के बाहर नहीं, प्रयागराज के बाहर नहीं है। मैं अभी कलकत्ता था 3 महीने, तो वहाँ पे नहीं थी चाय की टपरी। वहाँ पे मतलब वो माहौल नहीं है, मतलब चाय तो मिलेगी आपको लेकिन वो टपरी वाला माहौल नहीं है कि लोग बैठे हैं और हर चीज के बारे में बता रहे हैं। इलाहाबाद के लोग बड़े माहौलिक हैं, बहुत ज्यादा माहौल टू फ्रेंडली, कुछ भी हो बैठ जाओ चाचा के बगल। हाँ बस एक बार क्या हुआ कि हम लोग एजी ऑफिस की चाय की दुकान पे बैठे थे, वो बरगद वाली, अभी तो टूट गई है। तो वहां पे बैठे थे और हम लोग आपस में नाटक की बात कर रहे थे। एक चाचा थे बगल में बैठे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो हमारे ग्रुप में इंक्लूड हो गए। अच्छा बेटा आप लोग नाटक करते हैं, अच्छा अगर ये वाला करेंगे तो मतलब हमें सलाह नसीहत देने लगे वो कि आप ये वाला करेंगे तो समाज पे ज्यादा असर जाएगा। आप हमें भी कभी बुलाइए, कभी आप न्योता दीजिए, हम आएंगे आपका नाटक देखने। तो फोन नंबर भी ले लिया, सब कुछ। तो आप ना चाहते हुए भी यहाँ के लोग हैं, घुस आएंगे आपके पास। दोस्ती बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत ज्यादा। अब आते हैं कुछ चीजों पे, मतलब जर्नी शुरू हुई, चली, रुकी, फिर चली, फिर घर वाले इन्वॉल्व हुए, नहीं चलने दे रहे थे, फिर आपने चलाया किसी तरीके। अब तो सारी चीजें एक इजी वे में। रिसेंट आपको एक अवार्ड मिला है जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। बहुत कम लोगों को अवार्ड मिलता है, उसकी कई सारी कैटेगरी है। एक 25 साल की कैटेगरी है, फिर एक 45 साल तक शायद कैटेगरी है, फिर 45 के ऊपर वालों की कैटेगरी है। तो आपको रिसेंट फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो अवार्ड मिला, उसका प्रोसेस कैसा है, वो अवार्ड क्या है, वो प्लीज बताइए कैमरे पे। जी वो अवार्ड ये है, वो स्कॉलरशिप कम अवार्ड है। वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देता है, सीसीआरटी के थ्रू मिलता है। वो यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप है और उसके बाद ये 18 से 25 साल तक का इसमें एज बैरियर है। आप 25 से ऊपर है तो आप नहीं भर सकते। फिर 25 से 45 के लिए मिलता है जूनियर फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप, और फिर 45 से ऊपर मिलता है सीनियर फेलोशिप। तो मुझे जो मिला है वो यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप 25 के अंदर है, तो वो मिला है। तो उसमें क्या है कि आपको फॉर्म भरना होता है, वो रिसर्च स्कॉलरशिप अवार्ड है। तो वो उसमें आप फॉर्म भरेंगे और आपका थिएटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई 2 लोग आपको सर्टिफाई करेंगे, कोई 2 लोग सर्टिफाई करेंगे कि हाँ इनको मैं जानता हूँ, और वो थिएटर बैकग्राउंड के होने चाहिए, रेफरेंस लेटर टाइप लगेगा। और फिर एक गुरु होगा, गुरु भी बनाना पड़ता है जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द 2 साल का ये होता है स्कॉलरशिप। और इसमें 5000 पर मंथ मिलता था, 1 साल पहले की बात है ये। अच्छा अभी मिल रहा है? अभी मिल रहा है, अभी 1 साल और चलेगा। अभी 1 साल चलेगा। तो मेरा रिसर्च है इंडियन एक्टिंग स्टाइल एंड वेस्टर्न एक्टिंग स्टाइल। तो फर्स्ट ईयर में मेरा इंडियन एक्टिंग स्टाइल है, सेकेंड ईयर में वेस्टर्न एक्टिंग स्टाइल। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लाइन अप है, लेकिन अभी एक पॉडकास्ट में देख रहा था कि उसपे विजय राज से सवाल कपिल शर्मा पूछते हैं कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? विजय राज जी ने बड़ा ही सही चीज बोला कि जब एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं कर रहे होते। वो या तो घूम रहे होते हैं, या तो टहल रहे होते हैं, या कभी फिल्म देख लिया, या कभी कुछ पढ़ लिया, बाकी तो कुछ नहीं। सो गए, उठ गए, नहा लिया। तो बस ऐसा ही होता है एक्टर्स के डेली रूटीन। तो कुछ या तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, या तो कुछ नहीं कर रहे होते। तो कुछ नहीं करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब कि आपका एक्टिंग में जो साइलेंस है, एक्टिंग में जो पॉज है,
लाइफ में भी पॉज बहुत ज़रूरी है, लाइफ में भी साइलेंस बहुत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन, इसीलिए बहुत से एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन योगा कराया जाता है एक्टर्स को, क्योंकि इरफान साहब के बारे में ऐसा सुना है कई जगह, बहुत से एक्टर्स ने बोला कि इरफान साहब अपने डायलॉग्स काटते थे, कम करवाते थे कि कम बोलना पड़े, ज़्यादा नहीं, बाकी वो बिना बोले एक्टिंग करने की कोशिश करते थे। तो ये चीज पहले जब थिएटर में नए नए आते ना तो कितनी ज्यादा लाइन मिल जाए, कितनी ज्यादा लाइन मिल जाए, हाँ, हमको पूरा मोनोलॉग हमको एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि अरे यार इसको तो 5 लाइन मिली, मुझे तो एक ही लाइन एक ही मिली। तो फिर अब धीरे धीरे जब आप एक्टिंग में सीरियस होते हैं तो पता चलता है हाँ यार कम ही मिले तो ज्यादा अच्छा है, एक्सप्लोर करने को मिले। तो साइलेंस, पॉज बहुत जरूरी है एक्टिंग में। कोई ऐसी 3 चीजें जो आप सजेस्ट करना चाहें जो नए लोग आने वाले हैं एक्टिंग को लेके? हाँ। एक्टिंग में अगर किसी नया कोई थिएटर ज्वाइन करना चाहता है तो पहले तो कम से कम 2 साल 3 साल एकदम रगड़ के जम के थिएटर करना चाहिए, मतलब सब कुछ करना चाहिए। मैंने भी 2-3 साल सब किया, मतलब मैं सुबह टिफिन लेके निकलता था घर से और रात 8-9 बजे तक आता था थिएटर के लिए, मतलब लंच भी बाहर ही करता था। कभी कभी टिफिन नहीं मिल पाया, नहीं बन पाया तो फिर बाहर ही जाके कभी कुछ खा लिया, कभी वो कटरा चौराहे पे जो अंडा चावल की दुकान है वहां से अंडा चावल खा लिया, पैक करा के रिहर्सल से पहले 5 मिनट जल्दी जल्दी खा लिया, कभी बद मक्खन खा लिया। तो मतलब खूब थिएटर करिए, आप नुक्कड़ करिए, आप थिएटर करिए, प्लेस करिए, आप जो और एस्पेक्ट है नाटक के जैसे कि लाइट है, म्यूजिक है, तो वो सब भी करिए, कोरस में काम करिए, जो भी मिल पाए जितना करें, क्योंकि घर पे बैठने से अच्छा ये है कि आप रिहर्सल पे बैठे, देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगले एक्टर को किस वजह से गाली पड़ी थी। हाँ। तो अगर कल को मुझे ये रोल मिला, ये कुछ भी रोल मिला, तो अगर मैं ऐसा किया तो मुझे भी गाली पड़ सकती है। डायरेक्टर सख्त होते हैं मतलब अनुशासन में रखने के लिए? हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना कि कैसा डायरेक्टर है, वो वेरी फ्रॉम डायरेक्टर टू डायरेक्टर, कोई बहुत सख्त होता है, कोई बिल्कुल, तो सबके साथ काम करना चाहिए। एक और सवाल मैं इसे पूछूंगा, एक ऐसा लड़का जो 10th तक बाहर ही नहीं गया, इलाहाबाद के प्रयागराज के बाहर ही नहीं गया, 10th के बाद बाहर निकलता है, सीधे कैमरा फेस करता है, लौट के आके डिसाइड कर लेता है कि मैं आईपीएस बनूंगा लेकिन मैं पर्दे पे बनना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो आगे ऐसे रोल्स जब मिलेंगे तो आप करोगे बेसिकली, तब घर वाले से कहेंगे कि आईपीएस आपका कैमरे पे दिख रहा है। तो वो अब अपनी एक्टिंग, अपनी स्किल से कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुका है? लगभग 25-30% इंडिया तक कर चुके हैं। बगल से शुरू करें, कौशाम्बी, भोपाल, जोधपुर, कितने स्टेट करे होंगे आप? लगभग 15 प्लस? हाँ, 10-15 हो गया होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेकर आपका गुजरात, राजस्थान, सब जगह, मतलब मध्य प्रदेश, यूपी पे कहे तो। और जगह जब एक्टर्स मिलते हैं, जब ऐसे फेस्टिवल्स पे आप लोग जाते हैं, तो क्या डिफरेंस पाते हैं कि एक इलाहाबाद का आर्टिस्ट, बच्चन साहब भी हमारे यहाँ से ही हैं, तो कितना डिफरेंस पाते हैं वहाँ के आर्टिस्ट अपने यहाँ के? एक शुरू में मुझे बहुत ही एहसास कमतरी थी, बहुत ही मतलब लगता था कि बहुत कम मालूम है, बेशक कम ही मालूम है अभी भी, लेकिन उस समय जब शुरू में आया था तो लगता है कि बहुत कम मालूम है। बाहर के लोग, यार बाहर बहुत अच्छा थिएटर होता है, दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर होता है, या मुंबई में या कोलकाता में बहुत अच्छा थिएटर होता है, लेकिन जब वहाँ गया, जब ऐसे नाटक हम लेके जाते थे, करते थे, तो वहाँ के एक्टर्स मिलते थे तो पता चलता था यार इनसे तो अच्छे ही है कंडीशन हमारी। तो ऐसा हम इलाहाबादियों के साथ एक बड़ा ही ऐसा लगता है ना कि बाहर ज्यादा अच्छा थिएटर होता है, लेकिन उतना भी अच्छा थिएटर नहीं होता है, और हमारा कमजोर नहीं है। हाँ, हमारा कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो कमजोर नहीं है, उनको बहुत से अच्छा खराब हर जगह है, लेकिन हमको लगता है ना कि इलाहाबाद है जो मेट्रो सिटीज से कंपैरिजन होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा थिएटर। मैं बहुत से दिल्ली वाले एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट से मिला हूँ जो दिल्ली में थिएटर कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन कर चुके हैं, आपका मैकबेथ कर चुके हैं, घासीराम कोतवाल कर चुके हैं, जितने भी आधे अधूरे कर चुके हैं, बड़े बड़े नाटक, लेकिन उनको एक्टिंग का कुछ नहीं पता। उन्होंने ना कभी कोई एक्टिंग की किताब पढ़ी है, ना ही कभी बड़े, मतलब जो बोलते नहीं कैरेक्टर में जाना, और अप्रोच क्या होती है, एक कि स्क्रिप्ट टू परफॉर्मेंस, टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस कैसे लाया जाता है, एक कैरेक्टर को कैसे जीवित किया जाता है, कुछ नहीं पता है।
बस उनको ये लगता है कि मैं बड़ा प्रोडक्शन कर लिया हूँ तो मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन आया कि सिर्फ एक्टिंग में रिहर्सल करना होता है? स्क्रिप्ट याद कर लो, रिहर्सल करो, हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ना भी पड़ता है? बिल्कुल बहुत पढ़ना पड़ता है। एक्टिंग पढ़नी पड़ती है। एक्टिंग पढ़नी पड़ती है? एक्टिंग पढ़नी हमने सुना, हमें लगता है एक्टिंग करनी पड़ती है। पहले पढ़नी पड़ती पहले है, फिर करनी पड़ती है। एक्टिंग की बहुत सी थ्योरीज है, एक्टिंग की बहुत सी टेक्निक्स है। स्टैनिस्लेवस्की की है, मेयर होल्ड की है, माइकल चेखव की है, सैनफोर्ड माइसनर की है, ली स्ट्रैसबर्ग की मेथड एक्टिंग जो बहुत फेमस है वो है। तो ये सब टेक्निक्स है, तो ये पढ़ना पड़ता है आपको, और नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्टिंग की कैसे जाती है। हाँ, एक्टिंग तो सब करते हैं, लेकिन बोलते नहीं कि एक्टर तो बहुत है, अच्छे एक्टर बहुत कम है। शहर की कोई लोकेशन बताइए जो बड़ी पसंद हो, जहाँ जब ऐसे कैरेक्टर शिफ्ट करना होता है, जब अकेले रहना होता है तो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज में बेस्ट मुझे लगता है अरैल। अरैल में जो शांति है, खासकर शाम को, और वहाँ की मैं मैगी अरैल की मैगी चाय, और बस वहाँ का घाट बेस्ट प्लेस है, जाना चाहिए। अगर आप परिभाषित करें इलाहाबाद को एक्टिंग की पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे इलाहाबाद से बहुत सारे आर्टिस्ट निकल रहे हैं, निकले हैं और निकलेंगे, तो इस पे क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं इस पे? बिल्कुल हमेशा से इलाहाबाद एक ऐसी उपजाऊ भूमि रही है जहाँ से कलाकार और कलाकारी हमेशा निकली है। वो सिर्फ एक्टिंग की फील्ड नहीं हो, थिएटर नहीं हो, तो आपका लेखन हो, कवि हो गए, बहुत कुछ यहाँ से हुआ है। और कहा ही जाता है ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है हमारे यहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को, और ISPCS की फैक्ट्री थी एक टाइम। तो पढ़ाई है, लिखाई है, कल्चर है, संगम है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है, बकैती है। तो कलाकार कभी यहाँ से बंद नहीं होंगे। जब तक इलाहाबाद है तब तक कलाकारी है, और कलाकार निकलते रहेंगे। ट्यूस वर्सने रीशु को अगर परिभाषित करना हो तो कौन सी लाइन या कोई ऐसा डायलॉग या कुछ ऐसा चूज करेंगे? कोई लाइन डायलॉग बस रीशु एक ऐसा इंसान है जिसको ब्रैकेट में नवसिखुआ, बडिंग एक्टर कह सकते हैं, अभी बस सीख रहा है, जान रहा है। अभी 8 ही साल गुजरे हैं, मात्र 8 साल। एक लंबा टाइम पीरियड होता है 8 साल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कम ही है कि मात्र 8 साल हैं। बहुत से कलाकार हैं, बहुत सालों से इस विधा में अपना खून पसीना लगा रहे, तो अभी तो शुरू हुई है जर्नी, अभी तो बस ये शुरुआत है, और अभी बहुत सा काम करना बाकी है, बहुत सी पढ़ाई करनी बाकी है, बहुत से अभी तो मास्टर्स कंप्लीट किया पिछले साल फिल्म एंड थिएटर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एक सवाल और, कहाँ आपने ट्रेनिंग ली है, और चलते ये कि कौन सी किताब से शुरुआत करनी चाहिए अगर आपको थिएटर या एक्टिंग में आना है? सबसे पहली बात तो आपको, जैसे पहले भी बोला कि एक्टर्स के 3 टूल होते हैं, बॉडी, माइंड, वॉइस। इन तीनों की ट्रेनिंग, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वॉइस में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका वोकल टोन अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक प्रेजेंस होनी चाहिए वॉइस में, थ्रो होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा रियाज होता है हारमोनियम पे। आप सरगम का रियाज करिए, आरोह अवरोह का रियाज करिए, खरच करिए, सब करिए, पूरा रियाज करिए, आधा घंटा 1 घंटा पर्याप्त है। फिर पढ़ाई, माइंड की ट्रेनिंग होगी पढ़ाई से। आप कहानियां पढ़िए। अच्छा, इसमें भी क्या है ना कि सीक्वेंस है। लोग क्या करते हैं कि नए लोग आते हैं थिएटर में जो तुरंत उठाते हैं घासीराम कोतवाल, तुरंत उठाते हैं तुगलक, तुरंत उठाते हैं मैकबेथ। पहले नहीं, क्योंकि बड़े नाटक तुरंत समझ में नहीं आते हैं ज्यादातर लोगों के, और कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, हाँ मुझे आता है, समझ में आ गया। तो शुरू करें कहानी से, छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज से शुरू करें, पंचतंत्र की कहानियां उससे शुरू करें, छोटी प्रेमचंद उठाए, हाँ, पंचतंत्र, फिर मुंशी प्रेमचंद, फिर आपका असगर वजाहत। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रेमचंद, पंचतंत्र, मंटो, सादत हसन मंटो। तो यहाँ से शुरुआत करें। मंटो साहब को पढ़ेंगे तो आपकी उर्दू तलफ्फुज सही होगा, जा जा, काका, खाखा, काफिया, और हाँ, कि नुक्ता कहाँ लगता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत से उर्दू के अल्फाज होंगे। तो वहां से आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। आप कहानियां पढ़िए,
आखिरी में आता है उपन्यास, नॉवेल आखिरी में आता है। और छोटे नाटक पढ़िए, एकांकी पढ़िए जो एक एक सीन के हैं, दो दो एक्ट हैं, छोटे छोटे पढ़िए, फिर बड़े नाटक पढ़िए। लोग आते हैं बड़ा शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ाई, तो तीनों की ट्रेनिंग बहुत ही, बॉडी, माइंड और वॉइस की ज़रूरी है। और मेरी ट्रेनिंग को है तो मैंने मास्टर्स किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, एमए फिल्म एंड थिएटर में। हाँ। फिल्म की भी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे और थिएटर की भी। और अभी माइम सीख के आया हूँ मैं। 3 महीने का वो सर्टिफिकेट कोर्स है कोलकाता में, रेसिडेंशियल कोर्स है जिसे निरंजन गोस्वामी सर पढ़ाते हैं, पद्मश्री है वो, माइम में पद्मश्री है। तो निरंजन सर वहाँ पे खुद सिखाते हैं, 75-76 की एज है, वो खुद सब कुछ करके बताते हैं, सिखाते हैं। तो वो ट्रेनिंग है मेरी। अभी एक अवार्ड मिला है ये स्कॉलरशिप वाला। और बाकी FTI से भी वर्कशॉप्स, कुछ करा है? FTII का किया, शॉर्ट कोर्स किया है, एक एक्टिंग कोर्स, एक ऑनलाइन किया था कोरोना के टाइम, और एक मतलब जाके किया था ऑफलाइन कोलकाता, ये सॉरी लखनऊ में हुआ था, रेसिडेंशियल वो कोर्स किया है। अस्मिता थिएटर दिल्ली का किया है, वर्कशॉप किया एक्टिंग का। और इलाहाबाद में कई वर्कशॉप हुए थे, और जगह मतलब कई ऐसे छोटी छोटी वर्कशॉप जाके कहीं ना कहीं सीखा है, किया है। और अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो कि FTII का ही एक नया ब्रांच है। तो इंडिया में 3 इंस्टीट्यूट हो गया, वो अरुणाचल प्रदेश में। तो उसमें एक्टिंग कोर्स में सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर बात जो है वो ये है कि शुरुआत हमेशा जीरो से करनी होती है। तो शुरू जब भी करिए, एक रास्ता बनाइए, उस रास्ते पर चलते रहिए, हिम्मत नहीं हारिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, चलते रहिए। यही कहना है हमारे प्रत्युष भाई, रीशु भाई और प्रत्युष वर्सने, एक थिएटर आर्टिस्ट का, और एक ऐसा इंसान जो कभी IPS बनने के सपने लेकर निकला था, लेकिन एक बार कैमरा देखा, एक बार थिएटर का स्टेज देखा, फिर लगा कि यार करना तो गुरु यही है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, इस तरीके से चलती रही। अगर आपके थिएटर से रिलेटेड या एक्टिंग से लेकर कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में फिर से मैं उन सारे सवालों के जवाब आपसे ले पाऊँ, या पर्सनली भी हम रिप्लाई करके आपको बताएंगे। जो भी कला है और जो भी कलाकार हैं, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आगे क्या किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।